हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम अप्रैल 2025 में प्रोबेबिलिटी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे सोल्व करेंगे। और इस लेक्चर को देखने से पहले बच्चों आप प्रोबेबिलिटी के 2024-23 के क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको सोल्व करने ही करने हैं, ताकि सारे के सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट आप वहां से सीख सको, फिर ये क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। अब देखो, पहला क्वेश्चन तो बच्चों बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल का। आपको 12 पर्सन्स की एक कमेटी फॉर्म करनी है, किसमें से 4 इंजीनियर है आपके पास अवेलेबल, 2 डॉक्टर्स है और 10 प्रोफेसर। इनमें से 12 पर्सन की कमेटी आपको फॉर्म करनी है, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 3 इंजीनियर होने चाहिए और एटलीस्ट 1 डॉक्टर होने चाहिए। कहने का मतलब ये है बच्चों, टोटल पर्सन कितने आपके पास बताओ। ये कितने हो गए, 6 और 10 16। तो टोटल केसेस तो कितने हो जाएंगे, आप बोलो मेरे को। टोटल केसेस तो बच्चों हो जाएंगे 16 में से कितने पर्सन सेलेक्ट करने हैं आपको, 12। 16C12 का हो या 16C4 का हो, है ना, एक ही तो बात होती है। तो 16, 15, फिर 14 और फिर बच्चों कितना आएगा 13, और नीचे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो बस 8 पे काट दो, 8 2 जा, 8 3 जा, 3 5 जा, तो ये कितना आ गया 10। और ये 14 इंटू 13 करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा आपका 182, यानी कि 1820। ये तो आगे टोटल केसेस है। अब फेवरेबल बिल्कुल आसान है। फेवरेबल के लिए मैं आपको एक टेबल बना के दिखा देता हूँ। देखो क्या है, 4 अपने पास इंजीनियर अवेलेबल है, इंजीनियर्स है 4, और डॉक्टर्स है अवेलेबल 2, और प्रोफेसर्स प्रोफेसर्स के ऊपर कोई जो है ना बाउंडेशन नहीं है, ये 10 है। अपने को जो 12 पर्सन सेलेक्ट करने हैं, उसमें इंजीनियर कम से कम 3 होने चाहिए और डॉक्टर कम से कम 1। तो हम डॉक्टर से स्टार्ट करते हैं। मान लो डॉक्टर को हम 1 से स्टार्ट करते हैं ना, और डॉक्टर वैसे टोटल है कितने, 2, यानी मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। इंजीनियर को कम से कम कितने से स्टार्ट करना पड़ेगा, 3 से। तो फिर ये 4 तो यही हो गए, टोटल हमें 12 चाहिए, तो प्रोफेसर कितने लेने पड़ेंगे, 8। ठीक है, अब मैं डॉक्टर को 1 ही रखता हूँ, इंजीनियर को 1 बढ़ा देता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट है 3 तो, है ना, एटलीस्ट 3, तो इसको 4 कर दो और ये फिर 7 हो जाएंगे। अब बच्चों इंजीनियर के 2 ही केस पॉसिबल थे, या तो 3 या फिर 4। अब डॉक्टर के ऐसे ही 1 से बढ़ा के कितना कर दो, तो इसमें इंजीनियर एक बार 3 रखने पड़ेंगे और एक बार 4 रखने पड़ेंगे, है ना। 5 5 और 7 12, 6 6 और 6 12। बस इन सभी के बच्चों क्या कर लो, आप फेवरेबल केस काउंट कर लो, या तो पहला केस या दूसरा या तीसरा या चौथा, इस तरीके से, है ना। तो फेवरेबल केसेस बता दो आप मेरे को कितने हो जाएंगे। पहला केस ये वाला, मैं ये वाली लाइन डिस्कस कर रहा हूँ ना। 4 में से 3 इंजीनियर, 2 में से 1 डॉक्टर, और 8 प्रोफेसर, 10 में से, है ना, 10C8। उसी तरह से बच्चों नीचे वाली लाइन में आ जाओ। 4 में से 4 इंजीनियर सेलेक्ट करने हैं, 2 में से 1 डॉक्टर और 10 में से 7 प्रोफेसर। उसी तरह से तीसरी लाइन में आ जाओ बच्चों, इसके अंदर, है ना, 4 में से 3 इंजीनियर और 2 में से 2 डॉक्टर और 10 में से 7 प्रोफेसर। और फिर सबसे लास्ट लाइन बच्चों आ जाओ, 4 में से 4 इंजीनियर, 2 में से 2 डॉक्टर और 10 में से 6 प्रोफेसर। इन चारों को बच्चों आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1290। बिल्कुल आसान है, 1290 आ जाएगा। तो बस फाइनल आंसर प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, 0 से 0 काट दो, 129 अपॉन 182। बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का बच्चों क्वेश्चन था ये तो, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन पे बच्चों, वेन डायग्राम का मैंने आपको बताया है, प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये वाला हिस्सा अपने को कितनी बार हम सेट्स के अंदर प्रोबेबिलिटी में पहले भी कर चुके हैं, कि इस हिस्से को बोलते हैं ए माइनस बी या फिर ए ओनली, है ना। यानी कि इसमें ए के एलिमेंट है, सिर्फ बी में कोई भी एलिमेंट जो होगा वो इस हिस्से में नहीं आएगा, है ना। या फिर आप ये कह लो ए ओनली या ए माइनस बी, या आप ये कह लो कि ए में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दो, है ना, ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। या फिर ऐसे एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी बोलते हैं, या ए में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दो, एक ही बात है। उसके बाद बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगेगा। इसमें आपको पी ए दे रखी है, पी बी दे रखी है, ये दे रखी है, देखो ध्यान से, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके बारे में ध्यान से देखो, ये क्या है बताओ। ये पी ए माइनस बी तो लिखा हुआ है ना, और पी ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, देखो मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको, या तो फॉर्मूले से निकाल लो या डायग्राम से निकाल लो, एक ही बात है। ये ए इवेंट, ये बी इवेंट। अब देखो, ये ए माइनस बी का मतलब कौन सा हिस्सा होता है बताओ, ये वाला हिस्सा होता है ना, 0.5। और पी ए टोटल 0.7 है, तो मतलब ये इंटरसेक्शन की कितनी होगी, 0.2। और पी बी टोटल 0.4 है, 0.2 तो यहाँ पे है, तो यहाँ कितनी होगी, 0.2। ठीक है, डायग्राम से मैंने बिल्कुल आसानी से आपको बना के दिखा दिया, या आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए माइनस इंटरसेक्शन। और अब यहाँ से पी ए तो आपको बच्चों दे रखे ना 0.7, तो यहाँ से आप इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते थे, कितनी, 0.2। या डायग्राम से भी निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई, तो ये पूरा डायग्राम फिलअप हो गया। ठीक है, अब आप मेरी बात समझ गए। अब आप ध्यान से देखो, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों इस इवेंट की, इस पूरी इवेंट की, है ना। आप ये देखो, ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा लग रहा है ना, बस यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बस आपने क्या पढ़ा है, यहाँ पे B/A, बट ए की जगह तो कुछ भी आ सकता है ना। मैं कहता हूँ इसको एक बार के लिए आप क्या मान लो, इस सेट को C मान लो, इस सेट को क्या मान लो, C। तो अपना आंसर क्या हो गया बच्चों, बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/C। और B/C क्या होता है, P इंटरसेक्शन C अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ C, यही तो होता है। अब आप बस मेरे को ये बता दो कि C कैसे निकालोगे। C क्या है, देखो ध्यान से, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ C निकालनी है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। और बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला लगा दो, B की जगह तो कुछ भी हो सकता है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है बताओ, PA प्लस PB, B का मतलब यहाँ पे क्या है, बस B कॉम्प्लीमेंट है ना, माइनस P A इंटरसेक्शन B का मतलब यहाँ पे बस B कॉम्प्लीमेंट है। ये मेरी बात ध्यान से सुन लो, PA कितना है 0.7, PB B कॉम्प्लीमेंट देखो, B अगर 0.4 है तो कॉम्प्लीमेंट 0.6, और ये तो क्वेश्चन में दे रखा है अपने को 0.5, तो ये कितना हो गया 0.8 आ गया, है ना। यानी कि नीचे तो बच्चों क्या आ गया 0.8 आ गया। अब बात रहेगी सिर्फ क्या, अब किसकी बात रहेगी, P इंटरसेक्शन C की। अब बच्चों मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देता हूँ, P इंटरसेक्शन C, यानी कि P का इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, C के साथ, और C को अपन ने क्या माना था, ये माना था ना। अब आप ध्यान से देखो, ये लो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लो, कि B का इंटरसेक्शन निकालना है इसके साथ, तो B का इंटरसेक्शन आप A के साथ अलग निकाल दो, और बीच में यूनियन का साइन है, B का इंटरसेक्शन आप बच्चों B कॉम्प्लीमेंट के साथ अलग निकाल दो, तो ये तो A इंटरसेक्शन B हो गया। और P कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन तो फाई होता है ना, तो यानी कि ये A इंटरसेक्शन B ही हो गया, है ना। ये क्या हो गया, A इंटरसेक्शन B हो गया। तो P इंटरसेक्शन C या A इंटरसेक्शन B बच्चों इक्वल है, और A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी तो अभी हमने निकाली ना 0.2 डिवाइड बाय 0.8, यानी कि 2/8। आंसर कितना आ गया बच्चों 1/4। बिल्कुल आसानी से मैंने आपको डायग्राम्स का यूज करके ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिया, कोई रटने की बात होती नहीं इन क्वेश्चंस में। पेज थ्योरम के बच्चों तो क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो बिल्कुल आसान है। ये कहता है 3 आइडेंटिकल बैग है हमारे पास, हर एक के अंदर बच्चों 10 बॉल है, और वो कैसे कैसे है, बैग 1 में ये वाली बॉल्स है, रेड ब्लू और ग्रीन, है ना। ऐसे ही बैग 2 के अंदर ये वाली बॉल है, बैग 3 के अंदर बच्चों ये वाली बॉल है। इसमें अपने को बेस थ्योरम 2 बार लगानी है इस क्वेश्चन में, बट ओरल क्वेश्चन आप ये मान लेना एनसीईआरटी से भी लो लेवल का क्वेश्चन है। एक पर्सन कहता है एक बैग को चूज करता है, और उसमें से एक बॉल निकालता है, और बॉल कैसी आ गई, रेड। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बैग 1 से आई है, ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ, आपने निकालनी सीखी है ना, कि बैग 1 से आई है या 2 से या 3 से। बस अब की बार इस इवेंट, इस प्रोबेबिलिटी को इसने पी नाम दे दिया, है ना। बस इस क्वेश्चन को आप यहीं तक पढ़ो, एक बार यहीं तक पढ़ो, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ आप क्या करते थे, 3 बैग बनाते थे, यहाँ क्या लिखते थे आप, E1 E2 E3, तीनों बैग आइडेंटिकल है, तो तीनों बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी तो इक्वल है। और बॉल सिलेक्टेड कैसी है, रेड, तो रेड बॉल पहले बैग से आए, बोलो रेड बॉल पहले बैग से आए, तो आंसर कितना आएगा 3/10। और दूसरे बैग में रेड 4 है तो 4/10, तीसरे बैग में रेड 5 है तो 5/10। फिर आप क्या करते थे, इनकी मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई में आप ध्यान से सुनो, मैंने हर बार आपको बताया है कि देखो डिनोमिनेटर तो सबका 30 आएगा, तो डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दो, है ना, सिर्फ 3 लिखो, सिर्फ 4 लिखो, सिर्फ 5 लिखो, क्योंकि डिनोमिनेटर तो बच्चों सब में कॉमन ही है ना। तो अब आप मेरे को ये बता दो प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल आए और फर्स्ट बैग से आए, तो फर्स्ट वाला या 3 ऊपर लिख दो, और तीनों का सम बच्चों क्या लिख दो, नीचे लिख दो, तो 3/12 यानी 1/4 ये आ गया। और लास्ट में आपसे 1/p प्लस 1/q की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ से रेसिप्रोकल कर दो ना, तो 1/p की वैल्यू कितनी आ गई 4, है ना। अब आप सेकंड केस, फॉर केस 2, यानी कि 2 बार किया है ये काम आपने, एक क्वेश्चन हो गया खत्म, पी की वैल्यू निकाल दी। फिर कहता है अगर जो बॉल आपने ड्रॉ की है वो रेड की जगह क्या आ गई, ग्रीन आ गई, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो थर्ड बैग से आई होगी। तो मतलब अब की बार हम ग्रीन बॉल पे काम करेंगे, और थर्ड बैग से निकालने की प्रोबेबिलिटी क्यों दे रखी है, तो बस फिर वही मैं टेबल बना देता हूँ, दोबारा देखो 1/3 1/3 1/3। अब की बार रेड की जगह किसकी बात करेंगे, ग्रीन। ग्रीन पहले में कितनी है 5, तो मतलब 5/10, दूसरे में 3 3/10, तीसरे में 4 4/10। बस आगे तो आप समझ ही गए, मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, 5/30 और ये 3/30 और ये 4/30। तो क्यों आपको क्या दे रखी है कि ग्रीन बॉल आएगी थर्ड बैग से, मतलब थर्ड वाले का 4 ऊपर रखो, और तीनों का सम बच्चों क्या रख दो नीचे, तो 4/12 यानी कि 1/3। तो क्यू कितना आ जाएगा बोलो 1/3, तो 1/q क्या आ गया 3, 1/q क्या आ गया 3, तो ये कितना आया था 4, और ये कितना आ गया 3, तो फाइनल आंसर कितना हो गया बच्चों 7। देखा, 2 बार बेस थ्योरम लगानी है, ओनली क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेस थ्योरम का। एक पैक के अंदर 19 तो बच्चों अनबाइस्ड क्वाइंस है, मतलब कि फेयर। अनबाइस्ड का मतलब क्या होता है? फेयर, है ना, जिसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है। तो 19 क्वाइन है बच्चों क्या फेयर, और एक जो क्वाइन है ना वो बाइस्ड है। वो क्या है? बाइस्ड है, उसमें दोनों साइड हेड है। एक क्वाइन जो है वो क्या है बच्चों? बाइस्ड है, और बाइस्ड भी कैसा है? हेड ऑन बोथ साइड्स। यानी कि उसको अगर हम थ्रो करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसमें 1 होगी, है ना, क्योंकि 2/2 दोनों तरफ हेड है। फेवरेबल भी 2 और टोटल भी कितने होते हैं? 2। ये ठीक है, 20 क्वाइन है। अब आपने क्या किया, इनमें से एक क्वाइन को ड्रॉ किया और फिर उसको टॉस किया और हेड आ गया, है ना। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो आपने क्वाइन निकाला था वो क्या था बच्चों? अनबायस्ड था, लेकिन हो तो कोई भी सकता है ना वो। तो हम क्या करते हैं, इवन इवेंट को मानते थे ना कि इट वॉज फेयर क्वाइन। फेयर का मतलब क्या बच्चों? अनबायस्ड, ठीक है। और E2 को क्या मानते थे हम? इट वॉज बायस्ड क्वाइन, यानी कि सेकंड वाला जो क्वाइन है, ठीक है। और ए क्या आया उसके ऊपर? हेड आया। हेड आया, और उसके बाद हम क्या करते थे? टेबल बनाते थे, और बस टेबल बनाते ही क्वेश्चन खत्म। इवन E2। बताओ, आपने जो क्वाइन निकाला वो फेयर निकाला। फेयर कितने थे? 19 आउट ऑफ 20, है ना, 19/20। और बायस्ड निकालेंगे तो 1/20। अब हेड लेके आना है। हेड बच्चों अगर फेयर क्वाइन पे आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है हाफ, और बायस्ड पे आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/2। क्यों? बायस्ड पे तो दोनों तरफ हेड है, तो बस अब क्या कर देते? मल्टीप्लाई 19/40, और ये 2/40। और आपको अनबायस्ड यानी कि फेयर, अनबायस्ड का मतलब क्या होता है? फेयर। फेयर में 19 ऊपर आएगा और 19 + 2 नीचे आ जाएगा। 19/21 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, है ना। और क्वेश्चन में ये क्या दे रखी है बच्चों? m/n दे रखी है। क्या दे रखी है? m/n। और m और n का HCF कितना है? 1 है, तो 1921 का HCF 1 है। तो n² - m² आपको निकालना है। n² - m² यानी कि 21 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, या तो इसको a² - b² लगा दो, a - b और इंटू a + b। तो ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 40। 2 × 40 80। 80 इस क्वेश्चन का बच्चों क्या आ गया? आंसर आ गया। बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन है दोनों के दोनों। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, ये कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा रखी है कि अगर ये चीज़ 11/50 है तो n निकालो। पहले मैंने क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। रेसिप्रोकल क्यों किया? ताकि मैं इसको सेपरेट डिवाइड कर सकूं। अब इसके आगे आपकी मर्जी है, या तो ये फॉर्मूला लगा के कर लो, और फॉर्मूला अगर आपको मुश्किल लगता है तो बच्चों मैंने इजी कैलकुलेशन आपको बेसिक मेथड से करके दिखा दी। पहले मैंने क्या किया, आप रेसिप्रोकल कर दिया, फिर सेपरेट डिवाइड करने के बाद मैंने 13cn और 12cn को बेसिक फॉर्मूले से ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद सिंपल कैलकुलेशन करूंगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये भी बच्चों एनसीईआरटी के अंदर यानी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की जो बुक पढ़ते हैं बच्चे, उनको पता है कि उस बुक का ही ये क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड क्या हो गया बच्चों? गुम हो गया। एक कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। और बाकी 51 कार्ड्स में से हमने कितने कार्ड ड्रॉ किए? n कार्ड ड्रॉ करे। कितने कार्ड ड्रॉ करे बच्चों? n। और सारे के सारे बच्चों के आगे स्पेड आ गए। मेरी बात को समझो, क्या है ये क्वेश्चन कि 52 कार्ड्स थे आपके पास, उसमें से एक कार्ड हो गया गुम। वो गुम कौन सा कार्ड हुआ है आपको नहीं पता। बाकी जो 51 कार्ड बच गए उसमें से आपने n कार्ड ड्रॉ करे। अब n नहीं पता कितने हैं, वही तो निकालना है लास्ट में। n कार्ड आपने ड्रॉ करे और वो सारे के सारे क्या आगे बच्चों? स्पेड आगे। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो लॉस्ट कार्ड है यानी कि जो कार्ड गुम हुआ है वो स्पेड का है। देखो एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन कैसे गिवन होता है कि बाकी बचे हुए 51 कार्ड्स में से 2 कार्ड आपने निकाले, है ना, 2 कार्ड आपने निकाले और वो दोनों के दोनों के आगे स्पेड आगे। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कार्ड गुम हुआ था वो स्पेड का ही था या स्पेड का नहीं था, ऐसा पूछा जाता है। इसमें उल्टा कर दिया, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने ड्रॉ किए आपको नहीं बताया, प्रोबेबिलिटी बता दी। वहां आपसे नंबर ऑफ कार्ड बता दिए जाते थे, प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाती थी, बस एन की वैल्यू निकालनी है। तो मैं तो यही करूंगा कि लॉस्ट कार्ड, इसने कहा है कि स्पेड था, लेकिन मुझे तो नहीं पता ना स्पेड था। मैं इवन को मान लेता हूं कि इट वॉज स्पेड, यानी कि लॉस्ट कार्ड। मैं किसकी बात कर रहा हूं? लॉस्ट कार्ड वॉज स्पेड। लॉस्ट कार्ड स्पेड का था। स्पेड के टोटल कितने कार्ड होते हैं बच्चों बताओ मेरे को? स्पेड के होते हैं 13 कार्ड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 13/52। अब की बार हाफ हाफ नहीं होगी। अगर कार्ड लॉस्ट हुआ स्पेड का था तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और लॉस्ट कार्ड स्पेड का नहीं था, लॉस्ट कार्ड वॉज नॉट ए स्पेड, वो स्पेड का नहीं था, तो यानी कि बाकी 39 में से कोई रहा होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/4। और ए जो है वो क्या है बच्चों? जो आपने एन कार्ड निकाले हैं सारे के सारे क्या है? स्पेड है। ऑल एन कार्ड्स आर स्पेड्स। और बस ये मैंने लिख दिया। उसके बाद तो बच्चों टेबल बनानी होती है, बहुत आसानी से मैं आपको समझा देता हूँ ये सारी चीज़ें। इवन
E2। फिर हम क्या करते हैं, E1 मतलब लोस्ट कार्ड स्पेड का था 1/4 और इसकी कितनी हो जाएगी 3/4। अब ध्यान से समझना, आगे हम क्या करते हैं, फिर आपने n कार्ड निकाले, अब टोटल कितने कार्ड बच गए बताओ, 51। 51 में से आपने n कार्ड निकाले तो टोटल केसेस तो बच्चों यही होंगे। टोटल केसेस क्या होते हैं, 51 में से n निकाले, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऊपर आएंगे फेवरेबल। अब एक बात बताओ, जब गुम हुआ कार्ड आपका स्पेड था तो स्पेड टोटल कितने होते हैं, टोटल स्पेड्स बच्चों कितने होते हैं, 13 होते हैं। और गुम हुआ कार्ड स्पेड था तो बाकी स्पेड कितने बच गए, 12। तो अब जो आपने 12 में से n कार्ड निकाले होंगे, यानी कि पहला केस इवन, इवन क्या था कि कार्ड जो गुम हुआ वो स्पेड का था, तो रिमेनिंग स्पेड कितने रह गए, 12। तो आपने 12 में से n कार्ड निकाले होंगे ना, क्योंकि सारे के सारे क्या लेके आने आपको, स्पेड। तो 12 CN/51 CN, समझ गए आप मेरी बात। अब E2 पे आ जाते हैं। अब जो कार्ड गुम हुआ था ना वो स्पेड का नहीं था, मतलब अब स्पेड के कितने कार्ड अवेलेबल है आपके पास, आप कहोगे सर टोटल 13 थे, 13 के 13 अभी अवेलेबल है, तो 13 CN/51 CN, समझ गए आप मेरी बात। बस उसके बाद तो क्या करते हैं, बेस थ्योरम में इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर तो बच्चों सबका देखो कॉमन आएगा, मैं डिनोमिनेटर को फोकस ही नहीं कर रहा, सिर्फ मैं न्यूमिनेटर को फोकस कर रहा हूँ, ये और 3 × 13 CN, क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा, वो तो हटा दो। अब बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी आपको जो 11/50 दे रखी है वो क्या दे रखी है, लोस्ट कार्ड स्पेड का था, मतलब E1 की, तो ये E1 ऊपर रख दो और इन दोनों का सम बच्चों क्या कर दो, नीचे रख दो। और इसकी कैलकुलेशन मैं आपको अभी सोल्व करके दिखा चुका हूं, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि कहने को ये टॉपिक सिलेबस से जेई ने हटा दिया, लेकिन हर बार मैं कहता हूँ 2022, 23, 24 हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये नहीं कि एक दो, तीन तीन चार चार शिफ्ट के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, तो इसका आपको पूरी डिटेल के अंदर नॉलेज होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू या EX आपको पता है, सिग्मा PIXI होता है, वेरिएंस का ये फॉर्मूला होता है ना, बस EX² - EX का होल स्क्वायर। स्टैटिस्टिक्स में वेरिएंस क्या होता है बताओ, सिग्मा XI² माइनस मीन का होल स्क्वायर, है ना, बिल्कुल सेम वैसा वैसा दिखने में ये है। XI² मतलब ये x² और मीन का होल स्क्वायर, और मीन क्या होता है EX, यानी EX का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपको सब फॉर्मूले बच्चों पता ही है। और सारी की सारी प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो कितना होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 1 होता है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक बैग के अंदर 10 पेन है, जिसमें से 3 क्या है बच्चों, डिफेक्टिव, यानी मैं लिख देता हूँ 3 पेन क्या है, डिफेक्टिव, तो बाकी 7 पेन क्या हो गए, गुड। टोटल कितने हैं बच्चों, 10 है, ये हो गया। एक सैंपल निकाला हमने 2 पेन का, यानी हमने 2 पेन रेंडमली ड्रॉ किए इस बैग में से, और एक्स जो है एक वेरिएबल है, वो क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन। तो बताओ मेरे को, एक्स क्या डिनोट करता है बच्चों, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स। तो यानी कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बताओ आप मेरे को। जो 2 पेन आप निकालोगे उसमें से डिफेक्टिव कितने हो सकते हैं, हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना आए, हो सकता है एक डिफेक्टिव आ जाए, या हो सकता है दोनों के दोनों डिफेक्टिव आ जाए। अब एक बच्चे ने कहा कि सर इसकी वैल्यू 3 भी हो सकती है, क्योंकि डिफेक्टिव 3 भी तो है, लेकिन बच्चों निकाले तो आपने 2 ही है ना, 2 निकाले हैं, तो उसमें से डिफेक्टिव कितने हो सकते हैं, या तो 0 या 1 या फिर 2। और बस आपको क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है, एक्स वेरिएबल का वेरिएंस, यानी कि EX² और माइनस EX का होल स्क्वायर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब मैं इसकी टेबल बना देता हूँ बस, और फिर क्वेश्चन खत्म। देखो, ये है XI, यानी कि x की वैल्यू 0, 1 और 2, और ये उसकी प्रोबेबिलिटी, ये उसकी क्या होगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी। अब आप मेरे को ध्यान से बताना, आपने कितने कार्ड निकाले, 2 कार्ड निकाले, ठीक है, टोटल कितने थे, 10। तो टोटल केसेस तो 10C2 यानी कि 45 हो गए। टोटल केसेस तो कितने होंगे, 45। उनमें से देखना ध्यान से, मैं 0 के कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, एक भी कार्ड डिफेक्टिव नहीं है, मतलब जो 2 आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, गुड आएंगे, तो 7C2 हो जाएगा। क्या 7C2 कितना होता है बच्चों, 21, तो ये कितनी आ गई, 21/45, ठीक है। अब नीचे तो 45 आएगा सबके, है ना, नीचे तो 45 आएगा। अब आपने जो कार्ड निकाले उसमें डिफेक्टिव है कितना, एक, एक डिफेक्टिव है, मतलब 3C1, और बाकी फिर एक कौन सा होगा, गुड होगा, 7C1, तो ये भी 21/45 हो गया। अच्छा, दोनों के दोनों डिफेक्टिव, मतलब कि 3C2, यानी कि 3/45। अब चाहो तो थोड़ी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए इसको 3 पे कैंसिल कर लो, है ना। सबका डिनोमिनेटर कॉमन रखना बच्चों, सबका डिनोमिनेटर आपने कॉमन रखना है ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। ये आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, XI² के साथ भी निकाल लेता हूँ, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। और अब आपको पता है इस टेबल को मैं कहाँ तक एक्सटेंड करने वाला हूँ,
एक बार तो मुझे क्या चाहिएगा, पी आई एक्स आई, है ना, और एक बार मेरे को क्या चाहिएगा, पी आई की मल्टीप्लाई एक्स आई स्क्वेयर के साथ। बस ये दो कॉलम मेरे को लास्ट में चाहिएगे। पी आई एक्स आई यानी कि पी आई की मल्टीप्लाई एक्स आई के साथ करो, ये जीरो के साथ करोगे ये तो जीरो आएगा, 1 के साथ करोगे 7/15 की, और 2 के साथ करोगे किसकी बच्चों, 1/15 की, तो कितना आ जाएगा 2/15, ये हो गया। अच्छा अब पी आई की एक्स आई स्क्वेयर के साथ इन दोनों की करो, जीरो है तो जीरो ही आएगा, 1 की करोगे 7/15 आएगा, 4 की करोगे किससे 1/15 से तो 4/15 आ जाएगा, ठीक है। और इनका क्या कर दो सम, इनका सम तो कितना आएगा बच्चों 9/15, और इनका सम कितना आ जाएगा 11/15। समझ गए अब आप मेरी बात, ये हो गया। आपको वेरिएंस निकालना है बच्चों, तो वेरिएंस का फॉर्मूला अब आपको पता ही है, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वेयर और माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वेयर। तो पी आई एक्स आई स्क्वेयर देखो कितना है 11/15, और ये कितना है बच्चों 9/15 का होल स्क्वेयर। तो 11/15, 9/15 क्या होता है 3/5 होता है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के पर्पज से मैं इसको 9/25 लिख दूंगा। एलसीएम कितना आ गया 75, और ये कितना आ गया आपका 27, 28, 28/75 इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये तो। ऐसा ही देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, वही एक रैंडम वेरिएबल x है जिसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0, 1, 2, 3 हो सकती है। तो हम डायरेक्ट टेबल बना देते हैं, ये x की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, और अब की बार तो आपको कुछ निकालना ही नहीं, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। कहता है x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी, और x की वैल्यू 1 रखेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों की वैल्यू क्या है p है। तो मतलब कि जो pi हम लिखेंगे, 0 के ऊपर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू p है, और 1 के ऊपर भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है बच्चों p है। और 2 पे और 3 पे सेम है, बट क्या है ये नहीं दे रखी बच्चों, ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है लेकिन कितनी है ये नहीं दे रखी, ये तो p दे रखी है। इन दोनों को क्या मान लो आप एक बार q मान लो, तो ये भी q है और ये भी कितनी है बच्चों q है, तो ये हो गया। अच्छा एक मेरे को पहले ये तो बताओ, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इस डिस्ट्रीब्यूशन की सारी प्रोबेबिलिटी का सम, इन चारों का सम कितना होता है 1, तो यानी कि p प्लस p, क्योंकि बाद में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि दूसरी इक्वेशन p और q में कहाँ से आएगी। इन चारों प्रोबेबिलिटी का सम बच्चों 1 होता है, तो 2p प्लस 2q 1 आ गया, तो p प्लस q कितना आ गया हाफ। हमें लास्ट में p चाहिए बच्चों, तो q की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो मैं q की जगह कहीं पे भी q नजर आएगा मेरे को तो मैं ये रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब आपको बच्चों ये चीज़ दे रखी है कि ई एक्स स्क्वेयर इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ ई एक्स, और ई एक्स स्क्वेयर आपको पता है क्या होता है, पहले एक्स स्क्वेयर निकाल दे, एक्स स्क्वेयर 0, 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर और 3 का स्क्वेयर, और फिर पी आई की मल्टीप्लाई किसके साथ करो आप, एक्स आई के साथ, पी आई की एक्स आई के साथ करो, 0, 1 की पी के साथ, 2 की क्यू के साथ और 3 की क्यू के साथ, इन सबको ऐड करोगे तो पी प्लस में 5q आ गया। और फिर एक बार पी आई की मल्टीप्लाई कर दिया करो किससे, एक्स आई स्क्वेयर के साथ, है ना, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 0 से करोगे 0, पी की 1 से करोगे, क्यू की 4 से करोगे और क्यू की 9 से करोगे, इन सबको ऐड करोगे तो पी प्लस में कितना आ गया 13q। अब आप मेरे को ये बता दो बस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखा है कि ई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ ई एक्स। तो बच्चों ई एक्स स्क्वेयर में कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या होता है ई एक्स स्क्वेयर, पी आई एक्स आई का स्क्वेयर है ना, और ई एक्स क्या होता है पी आई एक्स आई, बस ये सारी वैल्यू अपने पास है ही। इसका स्क्वायर वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है p प्लस 13q, और ये कितनी है p प्लस 5q। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, 2p प्लस 10q, इस 10q को इधर ले आओ तो 3 बच गए, और p को उधर ले जाओ। अब मेरे को q नहीं चाहिए, तो q नहीं चाहिए तो q की वैल्यू कितनी है बोलो, हाफ माइनस p है ना, यहाँ से p निकाल लो, बस कितना आ जाएगा 3/2 माइनस 3p, तो 4p कितना आ गया बच्चों 3/2, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 8p कितना आ गया 3, क्योंकि मेरे को 8p माइनस 1 चाहिए, तो 8p माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2। 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड। अब एजीपी तो बच्चों सीक्वेंस सीरीज के अंदर हम कर ही चुके हैं। एजीपी ये देखो, इस सीरीज का आपको सम 1 दे रखा है तो के की वैल्यू निकालो। मैंने के पहले कॉमन ले लिया, ना लो कॉमन फिर भी ये एजीपी ही है, कॉमन लेने के बाद थोड़ा नंबर्स में आसान बन जाएगी, है ना। ये एजीपी दिख रही है, ये 1, 2, 3 क्या है बच्चों एपी है, और एपी की पहली टर्म अकेली होनी चाहिए। और एजीपी में इनफाइनाइट टर्म का सम कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ ना, छोटा बना देता है क्वेश्चन को, a/1 माइनस आर प्लस डॉक्टर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, सारी की सारी वैल्यू पुट करके के की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों 4/9। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरिएबल क्या है x है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है स्मॉल x, यानी कि कितनी हो सकती है स्मॉल x की वैल्यू 0, 1, 2, 3,
देखो पिछले क्वेश्चन में तो x की वैल्यू फिक्स थी 0 1 2 3 है ना, उससे पिछले क्वेश्चन में 0 1 2, बट यहाँ पे 0 1 2 3 चलती रहेगी, मतलब ये इनफाइनाइट टर्म तक चलती रहेगी है ना, कभी भी रुकेंगे नहीं। और उस प्रोबेबिलिटी के अंदर अपने को एक रिलेशन दे रखा है, ये है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है बच्चों वो क्या है, k इंटू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई 3 की पावर x, माइनस एक्स को मैं नीचे ले आया, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर मैं x को जीरो डालूंगा है ना, तो p जीरो कितनी आएगी बताओ, k बाई 3 की पावर जीरो यानी कि 1 k आ गई। p वन, x को 1 डालूंगा तो 1 प्लस 1 2 यानी कि 2k बाई 3 की पावर 2, x को मैं 2 डालूंगा तो बच्चों ऊपर 3k आ जाएगा, और 3 की पावर कितनी आ जाएगी बताओ, 2 डालूंगा तो 3 का स्क्वायर, ये 1 है ना, सॉरी ये 1 आएगा। x को अगर मैं 3 डालूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 4k, और नीचे 3 की पावर 3। अब मेरे को k की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि k आएगा तभी तो बात बनेगी। अब आप मेरे को ये बता दो, इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम, मैंने बताया था ना, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज वो कितना होता है बच्चों, 1। पहली प्रोबेबिलिटी कितनी, k, ये कितनी 2k बाई 3, ये कितनी 3k बाई 3 का स्क्वायर, और ये कितनी 4k बाई 3 का क्यूब, अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू 1। और ये मैंने अभी आपको सोल्व करके दिखाया, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों, आपको 4/9 निकाल के दिखाई मैंने, ठीक है। ये तो k की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3 या 3 से बड़ी, यानी कि सारी प्रोबेबिलिटी के सम में से आपको 3 या 3 से बड़ी, मतलब 0 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए और 2 नहीं चाहिए, तो बताओ इन तीनों का सम माइनस करो तो बाकी सारी प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी ना। 1 में से p0 बताना कितना है k, p1 कितना है 2k बाई 3, और p2 कितना है बच्चों 3k बाई 3 का स्क्वायर यानी कि 9। मैं ऐसा करता हूँ ना, k बाहर कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस 2/3, और 3/9 क्या होता है 1/3 होता है, और 2/3 और 1/3 कितना हो गया 1, 1 प्लस 1 2, तो 1 माइनस 2 के हो गया। और k की वैल्यू कितनी थी 4/9, तो 1 में से 8/9 गया 1/9, और 1/9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, रैंक ऑफ ए वर्ड तो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इतनी बार सीख ही चुके हैं कि इन 5 लेटर का यूज करके टोटल जो 120 वर्ड्स बनेंगे उसमें से इस वर्ड की रैंक क्या होगी, मैं निकाल के नहीं दिखा रहा, आपको पता है बहुत बार हम निकाल चुके हैं, 64th रैंक आएगी इस वर्ड की है ना। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। इसमें ये कहता है कि इन 5 लेटर का यूज करके सारे के सारे हमने 5 लेटर वर्ड्स बनाए। पहले तो मेरे को ये बता दो, 5 लेटर का वर्ड कर यूज करके टोटल वर्ड्स 5 फैक्टोरियल, क्योंकि सारे अलग अलग है तो 120 बनेंगे। और फिर हमने उसको डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया, और उनके सीरियल नंबर अगर मान लो n है तो उस वर्ड को हमने W1 नाम दे दिया। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, जैसे ये बताओ पहला वर्ड कौन सा होगा, A B C D E, इस वर्ड को आपने नाम क्या दिया बच्चों W1। दूसरा वर्ड क्या होगा, दूसरा A B C D E इंटरचेंज हो जाएंगे ये है ना। ऐसे 120वां वर्ड क्या होगा बच्चों, 120वां वर्ड होगा E D C B A, उल्टे हो जाएंगे सारे ये, मतलब कि जो उसकी पोजीशन है ना उसके हिसाब से उसको नाम दे दिया। nth पोजीशन पे है तो उसको WN बोल दिया, फर्स्ट पोजीशन पे है तो W1 बोल दिया। अब बच्चों एक बात बताओ, देखो होता क्या है ना, आपने मान लो ये 120 के 20 वर्ड लिख के और एक बॉक्स के अंदर डाल दिए, और फिर उसमें से एक स्लिप निकाली, और उस स्लिप पे जो वर्ड लिखाएगा वो W1 लिखाएगा, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/120, क्योंकि टोटल 120 स्लिप है, उसमें से कोई एक वर्ड आप सेलेक्ट करो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनो, यहाँ पे बच्चे ना इस क्वेश्चन को सोल्व तो कर देते हैं, बट समझने में उनको हमेशा ही कंफ्यूजन रहती है कि इसका आंसर आया तो ये आया कैसे और क्यों आया। इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा गया है कि हर वर्ड के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, मतलब ये सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज है ना वो इक्वली लाइकली नहीं है ये इवेंट, ठीक है। मतलब हो सकता है फर्स्ट वर्ड को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कुछ हो, सेकंड को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कुछ और हो, थर्ड की कुछ और हो, वो कैसी प्रोबेबिलिटी है उसके लिए आपको ये एक रिलेशन दे रखा है, ये वाला रिलेशन कि WN वर्ड जो सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है ना वो उससे WN-1 क्या होता है, उससे जस्ट पिछला उसकी प्रोबेबिलिटी से डबल है। मतलब कि कहने का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब समझो मैं, कि जैसे आप नेक्स्ट वर्ड सिलेक्ट करोगे ना उसकी प्रोबेबिलिटी उससे प्रीवियस वर्ड से डबल हो जाएगी, यही तो बात है भाई। WN मान लो n की जगह मैं 3 लिख देता हूँ है ना, n की जगह मैंने मान लो 3 लिख दिया, तो PW3 क्या होगी ट्वाइस ऑफ PW2, यानी कि थर्ड वर्ड सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी सेकंड वर्ड के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी से डबल होगी। यानी कि जैसे जैसे आप नेक्स्ट वर्ड सिलेक्ट करोगे
उसकी प्रोबेबिलिटी पहले से बच्चों डबल हो जाएगी। यही तो बात है। तो अब मेरे को पहला वर्ड सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कहीं नहीं दे रखी। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू आप 1 से बड़ी पुट कर सकते हो। तो लेट कर लो कि पहला वर्ड सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो कितनी बच्चों p है। प्रोबेबिलिटी को मैं p नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो मुझे बता दो दूसरा वर्ड सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप कहोगे सर डबल होगी, यानी कि 2p होगी। कैसे? आप इस रिलेशन में पुट करके देख लो। पुट कर लो ना, n को 2 पुट करोगे तो 2 इंटू ये क्या हो जाएगी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1। और W1 की प्रोबेबिलिटी को हमने क्या माना है, p माना है। ऐसे ही बताओ थर्ड वर्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। थर्ड वर्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ 2 इंटू p, यहाँ पे n को 3 पुट करूंगा तो ये 2 हो जाएगा ना। और 2 इंटू W2 की प्रोबेबिलिटी तो कितनी थी 2p, तो इसको 4p मत लिखना, 2 का स्क्वायर इंटू p लिख दो, ठीक है। एक ही बात है। ऐसे ही आप समझ गए, आप W4 की क्या हो जाएगी, डबल होती जाएगी। ये 2 का स्क्वायर था तो ये 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और p W5 क्या हो जाएगी फिर 2 की पावर 4 हो जाएगी। ऐसे ही करते करते बच्चों लास्ट में W120 क्या होगी फिर 2 की पावर 119 इंटू p। अच्छा एक वर्ड आपसे लास्ट में इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, तो ये कौन सा वर्ड है बताओ, 64th वर्ड है ना, 64th। तो इसकी भी मैं साथ साथ में लिख ही देता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो 2 की पावर 1 कम हो जाएगी ना। इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों आपसे पूछी गई है, ठीक है। ये है। अब आप मेरे को ये बताओ, आपको अब सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, p की। सबसे पहले तो p की वैल्यू निकालोगे जो आपने अज्यूम की है। तो इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज वो कितना होता है 1। और पहली क्या है बच्चों p, दूसरी क्या है 2 की पावर 1 इंटू पी, फिर क्या है बच्चों 2 की पावर 2 इंटू पी, फिर क्या है 2 की पावर 3 इंटू पी। ऐसे करते करते ये कितनी टर्म है बताओ, 120 टर्म है ना, 120 टर्म है। अब इन सब में से p तो बच्चों ले लो कॉमन, 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, ये आ गई है ना। और ये तो सारी क्या है बच्चों जीपी है ना, ये तो क्या बन गई एक जीपी। फर्स्ट टर्म कितनी है उसमें 1, और कॉमन रेशियो कितना है बच्चों 2, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है 120। तो इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है बताओ, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई बताओ, बाकी सारे तो 1 है, और ये नीचे शिफ्ट कर दो, इसको नीचे शिफ्ट कर दो। ये बच्चों p की वैल्यू आ गई। तो आपसे पूछी क्या गई थी बताओ, p W63 की 64 की। तो वो क्या थी बताओ, 2 की पावर 63 इंटू 2 की पावर 63 इंटू पी थी। और p की वैल्यू हम बच्चों निकाल ही चुके हैं, p की वैल्यू है ये वाली। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। और जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, 2 की पावर अल्फा, ये क्या दे रखी है 2 की पावर अल्फा अपॉन 2 की पावर बीटा माइनस 1। देखो ना ये तो दे रखी है, और अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है। तो बताओ इसको कंपेयर करके बोल दो, 2 की पावर अल्फा 2 की पावर 63, अल्फा 63 और बीटा कितना आ गया बच्चों 120। तो आंसर अल्फा प्लस बीटा यानी कि इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 183। 183 बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन आसान था, बस मैंने आपको समझा दिया कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या था और आपसे पूछा क्या गया है, बस रैंक निकालने का क्वेश्चन है ये। अब बच्चों इस क्वेश्चन पे आ जो लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि आंसर एनटीए ने ये जो 4949 दे रखा है ये क्या सोच के दिया है, और एग्जैक्ट इसका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। मैं सारी बातें आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में। 3 डिस्टिंक्ट नंबर बच्चों आपने सिलेक्ट करे इस सेट में से। इस सेट में टोटल कितने 40 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल केसेस तो आप मेरे को बता दो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं हम तो टोटल केसेस तो जानना जरूरी है। 40C3, 40C3 क्या होता है बच्चों 40, 39, 38 और 3 का फैक्टोरियल यानी कि 6। 3 पे इसको काट दो, 2 पे इसको काट दो, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया 40 इंटू 13 इंटू 19। बस इतना लिख दो, एक बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये टोटल केसेज हो गए। अब कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो 3 नंबर आप सिलेक्ट करोगे वो इंक्रीजिंग जीपी में बने। इंक्रीजिंग जीपी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको हर बार बताया है ना, सीक्वेंस सीरीज में भी बताया कि कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए बच्चों 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी जीपी की टर्म बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। बस आपसे क्वेश्चन में इतनी बात पूछी गई है कि जो आप 3 नंबर सिलेक्ट करोगे ना वो जीपी में होने चाहिए। तो आप 3 नंबर को बच्चों क्या मान लो, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट वगैरह तो कुछ गिवन है ही नहीं, तो जनरल 3 नंबर मान लो, ए फिर ए आर और फिर ए आर स्क्वायर, और आर क्या होना चाहिए बच्चों 1 से बड़ा। बस अब आप मेरे को ये बता दो कितने ऐसे केस है जिसमें आप ये 3 नंबर सिलेक्ट करो ए आर स्क्वायर और आर की वैल्यू 1 से बड़ी आए। अब मैं आपको बताता हूँ आर की वैल्यू 1 से बड़ी। जो एनटी ने आंसर दिया ना वो ये सोच के दिया कि आर सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन बच्चों मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि आर को मैं नेचुरल नंबर ना लेते हुए भी
जो 3 नंबर सेलेक्ट करूंगा ना वो जीपी में होंगे और वो इन्हीं में से होंगे 1 से लेके 40, ठीक है। लेकिन पहले मैं ये 4949 आंसर एक्सप्लेन करता हूँ, ये एनटीए ने कैसा माना, ठीक है। आर को उसने नेचुरल नंबर ट्रीट किया और आपके दिमाग में भी पहली बात यही आएगी कि सारे नंबर नेचुरल है तो आर भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी वो तीनों नंबर नेचुरल होंगे। लेकिन बच्चों ये गलत है, ऐस मैं बिना नेचुरल नंबर के भी ये तीनों नंबर को नेचुरल प्रूव करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पहले आर अगर नेचुरल है, पहले आर क्या है नेचुरल, तो आर की वैल्यू 1 से बड़ी, यानी कि आर की वैल्यू मैं क्या मान लेता हूँ 2। अब आर की वैल्यू मैंने 2 मान ली। अब आप मेरी बात ध्यान से समझना, मैं फर्स्ट टर्म को अपनी मर्जी से क्या ले रहा हूँ 1, क्योंकि 1 से लेके 40 तक है तो मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो बताओ सेकंड टर्म क्या होगी, यानी कि ए आर, भाई आर 2 है तो सेकंड टर्म इसका डबल होगा और इससे फिर डबल हो जाएगा, है ना ये। या पहली टर्म को मैं 2 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, आर 2 है तो इससे नेक्स्ट टर्म इसकी डबल और फिर उससे नेक्स्ट उसकी डबल। पहली टर्म को मैं 3 भी ले सकता हूँ, है ना, मेरे को सारे केस काउंट करने हैं। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, ऐसे ही चलते चलते बच्चों मैं पहली टर्म को 10 ले सकता हूँ, 10 का डबल 20 और 20 का डबल 40। लेकिन मैं पहली टर्म को बच्चों 11 नहीं ले सकता, क्योंकि 11 का डबल ये और इसका डबल 44, ये तो फिर पॉसिबल नहीं होगा ना। तो यानी कि मैं इस केस को हटा देता हूँ। तो बताओ आज जब मैं 2 रखूंगा तो कितने केस मेरे पास पॉसिबल है, 1 2 3 10 तक, यानी कि ये टोटल कितने केस बन गए बच्चों, 10 केसेस, यानी कि 10 नंबर मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, 10 मैं ट्रिपलेट सिलेक्ट कर सकता हूँ जिसमें फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकती है और कॉमन रेशियो क्या रहेगा 2, है ना, 10 केसेस हो गए। अब बच्चों मैं आर को क्या ले लेता हूँ 3। अब आर को 3 लूंगा तो वही आप समझ गए। अब तो एक 1 से स्टार्ट करता हूँ, अब की बार ट्रिपल करना है ना, 1 3 9, फिर 2 और 2 का ट्रिपल करो और फिर इसका ट्रिपल करो, फिर 3 3 का 3 गुना करो और इसका 3 गुना करो, फिर बच्चों 4 4 का 3 गुना करो, इसका 3 गुना करो, फिर 5 और 5 का 3 गुना करो और इसका 3 गुना करो। लेकिन बच्चों ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो आप समझ गए ये कितने केस है, सिर्फ 1 2 3 4, तो यहाँ से सिर्फ 4 केसेज आएंगे, है ना, 4 केसेज आगे। अब आर को क्या ले लो बच्चों 4, आर को 4 लो, 1 4 गुना करना है, अगला 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको 4 से करो। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना केस बिल्कुल कम होते जाएंगे। अब 2 2 का 4 टाइम्स और 8 का 4 टाइम्स, 3 3 का 4 टाइम्स और 12 का 4 टाइम्स, तो बच्चों ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ कितने केस बने, 2 केसेज, है ना, या तो ये वाला पेयर या ये वाला पेयर सिलेक्ट करो। अब आर की वैल्यू को क्या ले लो 5, 5 लोगे तो 1, फिर 5, फिर 5 गुना करते जाना है ना, फिर 2 2 का 5 टाइम्स और 10 का 5 टाइम्स। लेकिन बच्चों ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर ही 40 है, तो इसमें कितना केस हो गया बच्चों, सिर्फ एक केस हो गया। अब आर की वैल्यू को क्या ले लो 6, तो 1 6 और 6 का 6 टाइम 36, लेकिन 2 2 का 6 टाइम्स और इसका 6 टाइम्स बच्चों आप ले ही नहीं सकते, तो एक केस इसके अंदर हो गया, है ना। और आर को एक बार 7 लेके देखो, 1 7 और 7 का 7 टाइम्स, तो बच्चों ये तो पॉसिबल नहीं है, आगे जाना फिर पॉसिबल नहीं है। तो टोटल कितने केस हुए मेरे पास फेवरेबल, 10 और 4 14, 14 और 2 16 और 1 17, 17 और 1 18। तो फेवरेबल केसेस बच्चों एनटीए ने क्या माने, ये 18 केस माने, है ना, कितने माने 18। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ, 18 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितने थे बोलो, 40 इंटू 13 इंटू 19, इसको काट लो, 2 पे काट लो, ये हो गया बोलो, है ना। और ये प्रोबेबिलिटी आपको m बाई एन दे रखी है। अच्छा और तो कठिन रहे ना, और तो कुछ कठिन रहे, क्योंकि 9 का कोई मल्टीपल या 3 का कोई मल्टीपल नीचे है ही नहीं, तो क्या आ गई बताओ इसकी वैल्यू, 9 डिवाइड बाई, इसकी मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 13 इंटू 19 इंटू 20, मैं करके देख लेता हूँ, 13 इंटू 19 इंटू 20, ये आ गया 4940। इनमें कोई भी कॉमन है नहीं, तो m प्लस एन क्या आ गया बोलो, m प्लस एन आ गया ना। देखो 4940 में 9 ऐड करोगे तो 4940 में 9 ऐड करोगे तो 4949, और ये बच्चों एनटी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की के अंदर आंसर जारी किया, ठीक है। बट मैं ये कहता हूँ ये आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है। एक बच्चा यहाँ तक तो सोच लिया, हो सकता है मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन ठीक रहा हो, क्योंकि बच्चों के दिमाग में यही बात आएगी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर में से आपको सिलेक्ट करने हैं, तो कॉमन रेशियो जो होगा ना वो नेचुरल नंबर ही होगा। लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो जो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। कॉमन रेशियो आपको क्या लेना है बताओ, 1 से बड़ा लेना है। 2 तो आप ले ही चुके, 3 आप ले चुके, 4 आप ले चुके, मतलब नेचुरल नंबर में तो आप ले चुके जो 1 से बड़े पॉसिबल है ना। अब विदाउट नेचुरल नंबर, व्हेन, मैं कहता हूँ व्हेन आर डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो क्या हो सकते हैं बताओ। पहले आर की वैल्यू देखो 1 से बड़ी, अब 1 से बड़ी तो फिर ऐसे तो इनफाइनाइट होती है, 1.01 1.02, नहीं बच्चों ऐसी नहीं, वो जो डेसिमल के अंदर तो आए, लेकिन उसका जो डेसिमल जो नीचे नंबर आएगा ना वो क्या है 2 3 4 ऐसे, मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ 1.5 लेके देखो, है ना। आर की वैल्यू क्या ले लो 3/2 ले लो,
अब आप ये सोच रहे होगे कि सर नंबर तो हमें ए आर और ए आर स्क्वेयर सेलेक्ट करने हैं, फिर अभी तो आपने पहले कह दिया था कि ए को मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, तो फिर रेशियो 3/2 है, तो फिर इसका 3/2 टाइम्स करूंगा, फिर ये तो नेचुरल नंबर आया नहीं, मतलब ये 1 से स्टार्ट कर नहीं सकते, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि हम पहली टर्म क्या ले। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। आप ये बताओ, कॉमन रेशियो अगर आप 3/2 ले रहे हो और यहाँ पे बच्चों आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करोगे एक नेचुरल नंबर को, और वो नेचुरल ही आना चाहिए, तो आर स्क्वेयर कितना हो जाएगा 9/4, मतलब कि वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। भाई ए अगर 4 का मल्टीपल होगा तभी तो ये ए आर स्क्वेयर एक नेचुरल नंबर बनेगा ना। अब आप मेरी बात समझ गए, मतलब मैं ये कह रहा हूँ लास्ट मेरे को आर स्क्वेयर चाहिए है ना, तो यानी कि मैं ए जो होगा ना वो 2 का स्क्वेयर यानी कि 4 या मल्टीपल ऑफ 4 मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अदरवाइज जो 3 नंबर आएंगे ना वो नेचुरल हो ही नहीं पाएंगे, तीनों के तीनों तो नेचुरल नहीं होंगे एटलीस्ट, ठीक है। अब ए को मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, 1 से नहीं 4 से स्टार्ट करूंगा, 4। अब मेरे को बच्चों 3/2, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो 3/2 क्या होता है, आम भाषा में 1.5 गुना होता है, मतलब 1.5 टाइम्स। तो 4 को 3/2 से मल्टीप्लाई, लो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, कितना आ गया 6। फिर ए आर स्क्वेयर यानी कि 6 को फिर से 3/2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 9, या मैं कहता हूँ 1.5 गुना करते जाओ, 4 का 1.5 गुना 6 होता है, 6 का 1.5 गुना कितना होता है 9। अच्छा, अब 4 का मल्टीपल यानी कि अब 4 के बाद सीधा मैं किस पे आऊंगा 8, 8 को 3/2 से करूंगा मतलब 1.5 गुना करूंगा और फिर ये आएगा है ना। फिर मैं 12 से स्टार्ट करूंगा, 12, 12 का मैं 1.5 गुना करूंगा और इसका 1.5 गुना करूंगा तो ये आ जाएगा। फिर 16, 16 का 3/2 टाइम्स करूंगा तो 24, 24 का 3/2 टाइम्स करूंगा 36, फिर 24 का मल्टीपल है ना, इसका 1.5 गुना करूंगा और इसका 1.5 गुना करूंगा बच्चों, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कितने केस आगे देखो, 1 2 3 4, ये 4 केस हो गए। अब आप मेरे को आप खुद ये बता दो, ये जो 4 केस मैं इन 3 नंबर के जो ट्रिपलेट सेलेक्ट कर रहा हूँ ये गलत क्यों है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है मैं तो 4 6 9 भी तो सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखो ये 3 नंबर इंक्रीजिंग जीपी में है, तो एनटीए ने मेरे को आप ये बता दो क्यों नहीं इंक्लूड किया इस केस को। नेचुरल नंबर के बारे में तो इसको बोलना चाहिए था ना कि आर एक नेचुरल नंबर है, तो मैंने आपको ये बात प्रूव तो करके दिखा दी कि आर के बिना नेचुरल भी हुए तो ये ऐसे केस पॉसिबल है, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब मैंने अभी तो एक केस लेके दिखाया ना 3/2, अब आप ध्यान से सुना, मैं और केस लेके दिखाता हूँ। अब 3/3 तो कर नहीं सकते, 3/4 करेंगे तो वो 1 से छोटा हो जाएगा, मतलब ऊपर 3 को भूल जाओ है ना। अब 4 ले लो ऊपर, 4 के नीचे 1 लेंगे तो वो नेचुरल नंबर आ जाएगा, हम कर चुके नेचुरल नंबर के सारे केस डिस्कस कर चुके। नीचे 2 लेंगे तो 2 आ जाएगा, वो भी कर चुके। नीचे क्या लेंगे 3 लेंगे, ठीक है, 4 ले नहीं सकते, तो कॉमन रेशियो 4/3 होगा। ए क्या होगा फिर पता है, 3 का स्क्वायर 9 और मल्टीपल ऑफ 9। अब की बार आपको बच्चों या तो ए को 9 लेना है या 9 का मल्टीपल, तो पहला नंबर आपको 9 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 9 को 4/3 से मल्टीप्लाई करो, 9 को किससे मल्टीप्लाई करो 4/3 से, तो कितना हो जाएगा ये 12, 12 को फिर 4/3 से करो 16। अब 9 का मल्टीपल यानी कि 18, 18 को 4/3 से करो तो कितना आ गया ये 6 4 जा 24, 24 को फिर 4/3 से करो तो 8 4 जा 32, ये आ गया। फिर 9 का थर्ड मल्टीपल 27, 27 को फिर 4/3 से करो तो 36, और 36 को फिर 4/3 से करो। अब की बार मेरे को लग रहा है ये नंबर 40 से बड़ा आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 1 2, ये कितने केस पॉसिबल हो गए बच्चों, यहाँ से 2 केस पॉसिबल हो गए। अब आप मेरी बात समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, है ना। तो आर की वैल्यू मैंने 4/3 भी लिख दी, 4/4 मैं ले नहीं सकता क्योंकि वो तो नेचुरल नंबर आ जाएगा, 4/5 तो 1 से छोटा हो जाएगा, वो तो चलेगा ही नहीं, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो तो 1 से बड़ा ही होना चाहिए। अब ऊपर देखो 3 4, अब मैं क्या ले लेता हूँ ऊपर 5, 5 के नीचे 1 तो ले नहीं सकता क्योंकि फिर तो नेचुरल नंबर आ जाएगा, और नेचुरल नंबर के तो सारे केस बच्चों हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ना। अब मैं क्या लूँ बताओ, 5 के नीचे 2 ले लूँ, 5 के नीचे 2, तो यानी कि अब आप समझ गए ए क्या होना चाहिए बताओ 4 और मल्टीपल ऑफ 4 वही 2 का स्क्वायर। अब तो आप समझ गए 4 या 4 का मल्टीपल, तो 4 से स्टार्ट कर दो। अब बच्चों मैं आपको करके नहीं दिखा रहा, आपको पता है 2.5 गुना करना है आपको, है ना। तो 4 10 25, 8 से करोगे 8 का 2.5 गुना और इसका 2.5 गुना, ये बच्चों चलेगा नहीं, तो ये कितना केस हो गया, सिर्फ यहाँ से एक केस हो गया, है ना। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, देखो क्वेश्चन लेंथ ही नहीं है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इसके केस बिल्कुल कम होते जाएंगे, है ना, लास्ट में जाके खत्म हो जाएंगे। अब 5/2 के बाद क्या लूंगा मैं बताओ, 5/3 भी लेना पड़ेगा ना, 5/3, तो फिर ए क्या होना चाहिए बच्चों 9 और मल्टीपल ऑफ 9। अब आप समझ गए ये सारी बातें, ठीक है। तो ए को 9 लोगे, अब मैं करके नहीं दिखा रहा, 9 को 5/3 से क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 15, और फिर ये कितना आएगा 25। फिर 18 लोगे ना, 18 को 5/3 से करोगे 30 आ जाएगा। फिर बच्चों 40 से बड़ा आ जाएगा तो ये नहीं चलेगा, तो ये कितना केस हो गया बोलो, एक केस यहाँ से हो गया। अच्छा फिर 5/4 भी तो ले सकते हैं ना, 5/4, तो ए क्या होगा
4 स्क्वायर यानी कि 16 और 16 का मल्टीपल ऐसे, ठीक है। तो 16 को 5/4 से करो, 16 को बच्चों 5/4 से करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, और 20 को 5/4 से करोगे तो 25। तो यानी कि ये एक केस आएगा, क्योंकि 32 से तो ले ही नहीं सकते ना, 32 से आप लोगे तो बच्चों 32 को 5/4 से करोगे तो 40 तो यहीं आ जाएगा, फिर इससे बड़ा ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। एक केस यहाँ से आ गया, ठीक है। ऊपर 5 मैंने लेके देख लिया, अब ऊपर मैं क्या ले रहा हूँ 6। 6 के नीचे 1 नहीं लिख सकता, 2 नहीं लिख सकता, 3 नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि बच्चों नेचुरल नंबर तो मैं सारे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। 6/4 भी नहीं लिखूंगा, क्यों? 6/4 क्या होता है 3/2, और 3/2 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। तो क्या लूंगा 6 के नीचे 5। तो बताओ 6 के नीचे 5 लिखूंगा तो ए क्या होना चाहिए 5 स्क्वायर यानी कि 25 या 25 का मल्टीपल। बट नेक्स्ट तो 50 हो जाएगा ना, वो तो है ही नहीं। तो 25 से स्टार्ट करो, 25, और ये कितना हो जाएगा फिर बच्चों 6/5 से करोगे 30, और ये 36। तो एक केस यहाँ से अपने को मिल गया, ठीक है, एक केस और मिल गया। अब 6 के केस खत्म, ऊपर क्या ले लो 7। 7 के नीचे बताओ क्या लोगे, 7 के नीचे बच्चों 2 ले सकते हैं ना, 7 के नीचे 2 ले सकते हो, लेकिन है ना इससे बनेंगे नहीं केस। तो ए जो होगा वो 4 से स्टार्ट करोगे, 7/2 से करोगे तो कितना हो जाएगा फिर बताओ, ये 4 को 7/2 से करोगे 14, और इसको 7/2 से करोगे 49। तो ये बनेगा ही नहीं, 7/2 से बनेगा नहीं। फिर 7/3 लेके देखें, 7/3 लोगे ना बच्चों नहीं बनेगा, देखो क्योंकि 9 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 9 और उस 7/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 और 49, नहीं बनेगा, आगे कोई भी नहीं बनेगा, देखो आप। फिर 7/4 लोगे तो 16 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 16 को 7/4 से करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 28, और 28 को फिर से 7/4 से करोगे तो 49, यानी कि अगले वाला नंबर जो लास्ट नंबर है ना वो 40 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बस अब और केस काउंट मत करो, आगे बढ़ते जाएंगे। अब बताओ कितने हो गए ये, 4 और 2 6, 6 और 1 7, और 7 और 1 8 9 10। बच्चों ये 10 केस जो हमने छोड़ दिए, ये नहीं छोड़ने चाहिए थे, है ना। तो करेक्ट फेवरेबल केसेस जो आने चाहिए थे ना, वो एनटीए ने तो 18 माने, लेकिन मैं कहता हूँ 18 + 10 28 मानने चाहिए थे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए थी 28 अपॉन टोटल केसेस कितने थे देख लो, टोटल तो अपने ये थे ना 40 13 19, 40 13 और 19, 2 4 पे कैंसिल कर लो, 4 7 जा 4 10 जा, तो 7/10 इंटू 13 इंटू 19, और ये मल्टीप्लाई करोगे आप 13 38, और ये इसकी ये मल्टीप्लाई आएगी 2470। तो ये बस, अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो m + n जो एग्जैक्ट इसका आंसर आना चाहिए था बच्चों 7 + दिस वन यानी कि 2477, ये आपका बच्चों करेक्ट आंसर होना चाहिए था। लेकिन एनटी ने क्या माना 4949। मैंने आपको बता दिया उनकी थिंकिंग क्या थी कि आर एक नेचुरल नंबर है, लेकिन मैंने आपको बता दिया बिना नेचुरल नंबर हुए भी बच्चों ये क्वेश्चन पॉसिबल है, जो कि बच्चे नहीं सोच पाते, थोड़ा एग्जाम के हिसाब से डिफिकल्ट क्वेश्चन था। बट आगे कभी ऐसा हो जाए, इस तरह की क्वेश्चन में फ्रेमिंग हो जाए, तो मैंने आपको तरीका बता दिया क्या है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी के टोटल अपने 8-9 क्वेश्चन थे, हमने सारे के सारे बच्चों डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे पीएनसी, परमोटेशन कॉम्बिनेशन। और बच्चों मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि 2024 और 2023 एटलीस्ट इन 2 सालों के पीवाईक्यूज तो आप कर ही लो, ताकि जो बेसिक फंडे हैं पीवाईक्यूज के, केसेस की काउंटिंग करनी, उनकी आपकी हैबिट हो जाए, और कॉन्सेप्ट का पता लग जाए कि नंबर ऑफ केसेस कैसे काउंट करते हैं। क्योंकि पी एंड सी में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो क्या होता है, केस काउंट करने वाले आते हैं ना, प्रोबेबिलिटी पी एंड सी, ये जो जेई मेंस के पेपर में क्वेश्चन आते हैं केसेस काउंट करने वाले आते हैं, जो एग्जाम के लिए थोड़े से बच्चे के लिए क्या होते हैं डिफिकल्ट होते हैं। बट इतने सारे पीवाईक्यूज, एक एक क्वेश्चन ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे तो आपके भी दिमाग में आइडियाज बढ़ते जाएंगे कि हाँ किस तरीके से हम इनके बारे में थॉट प्रोसेस को अपने डेवलप कर सकते हैं।